साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए बहुत पहले आप शांत हो जाइए। और ये जो पीछे यहाँ पे चढ़ाई वॉलंटियर भी नीचे रहेंगे। जो भी है वॉलंटियर भी नीचे रहेंगे। जो मंच के वॉलंटियर उनको छोड़ के सारे लोग नीचे रहेंगे। और दोबारा यहाँ पे जो लोग हैं बैठ जाइए। नहीं भाई अगर कुछ कहेंगे तो फिर बाद में कुछ न बोलिएगा। बैठ जाओ अभी, जितने भी लोग हैं यहाँ बैठ जाए। साथियों इतना सुंदर दृश्य आज जितने भी हुआ, महात्मा ज्योतिराव फूले जी आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी खंड खंड में खंडित भारत को अखंड भारत का स्वरूप प्रदान करने वाले भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इस देश में हम सबको बराबरी का दर्जा देने वाले और भारत को संविधान देने वाले मोक्षत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सहित देश में जन्मे सभी वीर शहीदों संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और चौधरी महाराज सिंह भारती जी के जन्म जयंती के संयुक्त कार्यक्रम के अवसर पर मंचासीन भीम आजाद समाज पार्टी के संस्थापक बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, उनके साथ मंच पर मंचासीन नेशनल जनरल के संपादक आदरणीय नीरज भाई पटेल जी और आप सब लोगों के बीच में अपने साहित्यों से अपनी पहचान बनाने वाले रामेश्वर पटेल जी सहित मंच पर उपस्थित सभी अपने विशिष्ट अतिथियों का, प्रबुद्ध जनों का, माताओं बहनों का, मीडिया के साथियों का, सुरक्षा कर्मियों का, सामने बैठे हुए बहुजन समाज के सभी योद्धाओं का, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज का यह दिन निश्चित रूप से हम सब लोगों को गौरवान्वित करने वाला दिन है, जब हम अपने उन महापुरुषों को याद करने का काम कर रहे हैं और उनके उस विचारों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको संकल्प लेने का कार्य कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज इन्हीं महापुरुषों की बदौलत आज हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक होने का हक जो पाए हुए हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज इतनी बड़ी तादाद को हक अधिकार से लवरस करने वाले इन महापुरुष आज इनकी विचारधारा उपेक्षित और वंचित हो गई है। आप महसूस कर रहे होंगे, हम सब लोग महसूस करते हैं कि जिस समाज के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत किया, उनको हक अधिकार देने का काम किया, आज उनमें से 1% के लोग उनकी जन्म जयंती मनाने का काम कर रहे हैं और बाकी लोग, अभी आप सब लोगों ने अपने समाज में देखा होगा, हर एक विधानसभा में आप देख सकते हैं। मैंने प्रतापगढ़ और प्रयागराज में एक विधानसभा में जाकर के मैंने एक आंकड़ा देखा था, हर एक विधानसभा में लगभग 3000 दुर्गा पूजा के पंडाल सजे थे। हर गांव में मेले के कार्यक्रम के आयोजन, दंगल के कार्यक्रम के आयोजन, भरत मिलाप के आयोजन। लेकिन मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आपका जो 99% भाई जो इस मंच पर इस पंडाल के सम्मुख नहीं आ पाया है, आज भी कांवड़ यात्रा को सजाने संवारने का काम कर रहा है, वो बाबा साहब की बातों को भूल चुका है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जब तक 99% पीछे छूटे हुए अपने भाइयों को आगे ला करके महाराज सिंह भारती के विचारधारा से और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिए गए योगदान को याद दिलाने का काम नहीं करोगे, तब तक इस जन्म जयंती के कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सदियों से हम लोगों ने अन्याय अत्याचार को सहा है, उसका सामना किया है और उसी पीड़ा को लेकर के जब महाराज सिंह भारती पहली बार लोकसभा में जाते हैं 1957 में, तो लोकसभा में अभी नीरज भाई पटेल जी ने और अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि उन्होंने एक वसीयतनामा देने का काम किया लोकसभा को। क्या कहा कि मेरे मरने के बाद जब इस लोकसभा के भीतर मेरे मरणोपरांत शोक
सभा का आयोजन हो तो उसमें कोई ऐसे शब्द ना लाए जाए कि मैं स्वर्गवासी हो गया, क्योंकि मैं स्वर्ग और नरक में विश्वास नहीं करता हूं। लेकिन जो कांवड़ यात्रा निकालने वाले लोग हैं वो 99% आपका भाई है। जो दुर्गा पूजा पंडाल सजाने वाले लोग हैं, जो मूर्ति बनाने वाले लोग हैं, वो 99% आपका भाई है। क्या इस बात को वो जान पाया है? आज सवाल ये छोड़ करके जाते हैं, उनको बताने का काम कौन करेगा? उनको जगाने का काम करेगा कौन करेगा? उनको चलाने का काम कौन करेगा? आज संकल्प लेकर के जाना है। उन्होंने कहा था कि मौन रख करके मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना मत करना, क्योंकि मैं आत्मा में विश्वास नहीं करता हूं। लेकिन आज आपका जो 99% आपका जो भाई है, जो गांव के जो अपने घर का जब परिजन खत्म होता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए तेरहवीं का भोज करने का काम करता है। सम्मानित साथियों, ये बात तो बताओगे, इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि महाराज शिव भारती जैसे एक प्रखर नेता के साथ साथ एक ऐसे विचारक थे जो मानववादी विचारक और विज्ञानवादी विचारक थे। नारियों के उत्थान की जो बातें उन्होंने लिखी, किसानों के उत्थान की जो बातें उन्होंने लिखी, और धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जो बातें उन्होंने लिखी, जो तर्कवाद का सहारा लेने का काम किया, जो विज्ञानवाद को अपनी लेखनी से दर्शाने का काम किया, वह आप उनके सामने लाने का काम कब करोगे? ये सवाल मैं आप लोगों के बीच में छोड़ के जाता हूँ। यह कार्यक्रम तभी सफल हो पाएगा, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी का आना, या यहाँ पर बहुत सारे जो नेता है, जो समाज सेवी है, इनका आप लोगों के बीच में आना तभी सार्थक हो पाएगा जब ये बात उनके बीच में ले जाने का काम करोगे। जो 99% आपका भाई अभी आपके पीछे छूटा हुआ है। सम्मानित साथियों, हम वही लोग हैं। बहुत सारे लोग जब हम राजनीतिक मंच से आरक्षण की बात करते हैं, जब हम संविधान बचाने की बात करते हैं, तो बड़े पैमाने पर लोग इस बात का भी विरोध करने का काम करते हैं कि आपको आरक्षण कब तक चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि 1795 के पहले जब यहाँ के आज का जो पिछड़ा और दलित समाज का जो भाई है, जब इसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं मिला था, और ब्रिटिश हुकूमत जो अधीन है, जब आपको संपत्ति रखने का अधिकार अधिनियम 1795 बना करके देने का काम किया, तब मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि सदियों से आपको संपत्ति रखने से वंचित किया गया था, सदियों से आपको शिक्षा लेने से वंचित किया गया था, सदियों से आपको समानता के साथ उठने बैठने से वंचित करने का काम किया गया था। कभी आपने उनसे नहीं पूछा कि कितने वर्ष गुजर गए, कितने वर्षों तक अन्याय अत्याचार किया। जब आप सब लोग अपने पुराने इतिहास पर नजर डालते हो, दावणकोर की वो घटना भी आपको याद होगी, नागेली की घटना, जब एक बेटी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए स्तन कर जब नहीं चुका पाई, अपने स्तन को काट करके अपने प्राण न्यौछावर करने का काम किया, और महिलाओं को स्वाभिमान के साथ जीने के लिए एक रास्ता दिखाने का काम किया। ऐसे अन्याय अत्याचार जो आज हमारे आपके बीच में आज भी होते चले आ रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, आज भी जातियों के नाम पर नफरत पैदा की जा रही है, आज भी जातियों के नाम पर अपमान किए जा रहे हैं, अब लोगों को अपमानित किया जा रहा है। लेकिन आज भी हम लोग कुछ लोग नारा देने का काम करते हैं। पहले वर्ण व्यवस्था के नाम पर बांटने का काम किया, और जब वो इकट्ठे होने लगे तो जातियों के नाम पर बांटने का काम किया, और फिर से जब वर्ग के नाम पर इकट्ठे होने लगे तो हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा करने की बात करते हैं। मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जब देख लिया कि आरक्षण की लड़ाई ये लोग सड़क से सदन तक एक होकर के लड़ने का काम कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी में रहने के बावजूद भी लोग संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, ये घबराए हुए लोगों ने फिर से एक नया नारा देने का काम किया कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए हिंदू होकर के जीने का काम करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
क्या आपके पहले आपके पुरखे जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, अगर वो ब्रह्मा विष्णु महेश में यकीन करते थे, उनमें विश्वास करते थे, उनमें आस्था रखते थे, तो क्या उनको उनकी संतान नहीं मानते थे? अगर नहीं मानते थे तो वो विश्वास कैसे करते थे? और अगर वो विश्वास करते थे तो आपने उनके साथ इतना अन्याय अत्याचार करने का काम क्यों किया? आपने उनके साथ उनको जानवरों से बदतर जीवन जीने को मजबूर करने का काम क्यों किया? ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते हैं? जब तक ये सवाल पूछने का काम नहीं करोगे और अपना जो 99% भाई जो आपका पीछे छूटा रह गया है, हमारे पुरखों पर जो अन्याय अत्याचार हुआ है, जब तक उनको आप बताने का काम नहीं करोगे कि हम उसी समाज के लोग हैं। जब हमारे समाज में बेटियों का ब्याह होता था तो बेटियां सीधे ससुराल नहीं जाती थी, 3 दिन दूसरों के घर उनको बिताना पड़ता था, जिसको शुद्धिकरण के रूप में आपके बीच में एक परंपरा के रूप में आपको बाध्य किया जाता था। उस परंपरा को मानने के लिए धन है अंग्रेज, जिन्होंने नारियों के स्वाभिमान को, सम्मान को, पिछड़े दलितों के सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने 1819 में अधिनियम 17 बना करके शुद्धिकरण की परंपरा पर रोक लगाने का काम किया और पिछड़े अनुसूचित समाज की महिलाओं को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। धन्य है वो अंग्रेज जिन्होंने 1829 में, जब यही आज के जो धर्माचार्य है, यही लोग जो हमारे बीच में कोई भी एक सिपाही अगर अपने देश के लिए भी अगर जान दे देता था तो उसकी विधवा बहू को, पत्नी को जलती हुई चिता पर जला करके मारने का भी पाप करते थे। और ये समाज मूक होकर के उसे देखने का काम करता था। ये समाज मूक होकर के देखने का काम करता था। एक नारी को जिंदा जलाने का काम किया जाता था, लेकिन समाज एक धार्मिक परंपरा के नाते मूक होकर के केवल उसको देखने का काम करता था। लेकिन वो अंग्रेजों ने उस परंपरा पर भी रोक लगाने का काम 1829 में करने का काम किया। इस तरीके से न जाने कितनी ऐसी व्यवस्था थी कि आपको कुर्सियों पर बैठने का अधिकार नहीं था, आपको नौकरी करने का अधिकार नहीं था, और ब्रिटिश हुकूमत ने अधिनियम बना करके आपको ऐसे अधिकार को देने का काम किया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन सभी अधिनियमों को संकलित करके आपको संविधान के रूप में एक ऐसा संवैधानिक अधिकार देने का काम किया है जो आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उस संविधान को तोड़ने का काम कर रही, खत्म करने का प्रयास कर रही है। लेकिन आपके बीच से चुने गए ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो चाहे पिछड़े समाज के हो या अनुसूचित समाज के हो, आज केवल वो राष्ट्रवाद, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर आज वो संविधान के हत्यारों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को ताक पर रख करके लेटरल एंट्री के माध्यम से 400 से ज्यादा IAS बनाने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश में आप सब लोग रहते हो, आप सब लोग 2017 से देख लो, आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसी कोई भी भर्ती नहीं कराई जहां पर पिछड़े अनुसूचित समाज के लोगों को जो आरक्षण अधिनियम के अनुसार जो कोटा होता है कभी उसको पूरा करने का काम किया गया हो। 2017 में सरकार बनते ही सबसे पहले एक काम भारतीय जनता पार्टी ने यह किया कि आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 1 की धारा 6 जो यह कहती थी कि पिछड़े समाज का वो अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग के मेरिट को क्वालिफाई करेगा वह पिछड़े और अनुसूचित के कोटे में नहीं गिना जाएगा, उसको सामान्य के कोटे में लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले इसी पर रोक लगाने का काम किया कि पिछड़े और अनुसूचित समाज का कोई भी अभ्यर्थी जो जाति का कोटा लगा करके वर्ग में के आरक्षण में शामिल होगा वह सामान्य के कोटे में नहीं जाना जाएगा, चाहे वो उस कंपटीशन का, उस प्रतियोगिता का पर ही क्यों ना हो। इससे 5 से 10% आपके अभ्यर्थी जो बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ छोटी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सामान्य कोटे में जाकर के अपने छोटे भाइयों के लिए अवसर देने का काम करते थे, आज वो अवसर से वंचित होने का काम कर रहे हैं। और जो आरक्षण अधिनियम के अनुसार आपका जो कोटा है, आपको पिछड़े समाज के लोगों को 27% का कोटा नहीं मिल रहा है और अनुसूचित समाज के लोगों का भी वो कोटा नहीं मिल रहा है। जितनी भी भर्तियां हैं मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो सिपाही की भर्ती भारतीय जनता पार्टी ने कराई थी या दरोगा की भर्ती कराई थी, कृषि विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर की भर्ती कराने का काम किया था, गोरखपुर विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की भर्ती कराने का काम किया था। KGMC में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराने का काम किया था। यह बड़े पैमाने पर इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के प्राचार्यों की भर्ती कराने का काम किया था। प्राचार्यों की